उसका फुल सॉल्यूशन इसमें जानने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला, हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर, यानी जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको भी पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि मित्रता पाठ के लेखक हैं। आपको बताना है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर गाइस पहले जो आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद्र। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद और नेक्स्ट ऑप्शन में है निराला। आपको बताना है कि मित्रता पाठ के लेखक हैं। तो मित्रता पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता पाठ के लेखक हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आकाशदीप की रचना विधा है। आकाशदीप की जो रचना है उसकी विधा क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर गाइस ऑप्शन मिला है कहानी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है नाटक और इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिला है उपन्यास और नेक्स्ट है काव्य। आपको बताना है आकाशदीप की रचना विधा है। काव्य जो ऑप्शन दिया गया है गलत ऑप्शन है। उपन्यास भी आपका गलत ऑप्शन है। नाटक भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कहानी। आकाशदीप की रचना विधा, इसकी विधा क्या है? कहानी। ठीक है, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बाबू गुलाब राय। तीसरे ऑप्शन में है महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। क्या पूछा गया है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। महात्मा गांधी जो यहाँ पर ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। बाबू गुलाब राय जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि सतसई। सेकंड ऑप्शन है गंगा लहरी। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन है रश्मि मासा और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है वैदेही बनवास। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? वैदेही बनवास जो यहाँ पर गाइस ऑप्शन मिला है आपका गलत ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर ऑप्शन है रश्मि मासा, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गंगा लहरी, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सतसई। कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो है सतसई। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट है। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल की किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? रीतकाल की किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है भूषण और सेकंड ऑप्शन में है बिहारी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सेकंड ऑप्शन में है घनानंद और तीसरे ऑप्शन में है बिहारी। इसके बाद 4 नंबर पर है सेनापति। क्या पूछा गया है कि रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी? तो गाइस यहाँ पर जो 4 नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है सेनापति।
कैसा हो जाएगा ये ऑप्शन? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? भूषण। तो आपको ध्यान रखना है कि रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी? भूषण ने। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1943, सेकेंड ऑप्शन है 1951, थर्ड ऑप्शन है 1979 और 4 नंबर पर है 1985। क्या पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है 1951, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1951। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी लाल, सेकंड ऑप्शन में है बोधा, थर्ड ऑप्शन में है भिखारी दास और नेक्स्ट यहाँ पर है घनानंद। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल। जो इस ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। बोधा जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? भिखारी दास। और इसके बाद 4 नंबर पर कौन है? घनानंद। तो घनानंद का जो ऑप्शन दिया गया ये कैसा ऑप्शन है? राइट है या फिर रॉन्ग है? आपको ध्यान रखना है। घनानंद जो ऑप्शन में दिए गए ये भी आपका गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा भिखारी दास रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, यानी थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो कौन सी है? चलिए पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानदीप, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप। सेकंड है युगवाणी। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है प्रेम वाटिका और इसके बाद नेक्स्ट है छड़दा। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? ज्ञानदीप जो आपको ऑप्शन मिला है आपका रॉन्ग ऑप्शन है या फिर राइट ऑप्शन है आपको बताना है। युगवाणी तो ज्ञानदीप आपका गलत ऑप्शन है। प्रेम वाटिका भी आपका गलत ऑप्शन है। छड़दा जो ऑप्शन दिया है ये भी आपका, तो गाइस ये भी आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा युगवाणी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है तो कौन सा हो जाएगा? युगवाणी। नेक्स्ट है कि ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम जो रचना है वो किसकी है ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है मतिराम की, इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है पद्माकर की और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देव की और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है भूषण की। आपको बताना है कि ललित ललाम रचना है तो किसकी है ललित ललाम रचना? यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है मतिराम की। राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। पद्माकर, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? राइट है या फिर रॉन्ग है? और इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिला है देव की, तो ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भूषण की ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है मतिराम की। ललित ललाम रचना है किसकी है? मतिराम की। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साकेत किस युग की रचना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो साकेत किस युग की रचना है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड ऑप्शन है द्विवेदी युग, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है छायावादी युग और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रगतवादी युग। आपको बताना है साकेत किस युग की रचना है। तो गाइस प्रगतवादी जो युग दिया गया है ये आपका गलत ऑप्शन है। छायावादी जो युग दिया गया है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। भारतेंदु युग दिया गया है और सेकंड नंबर पर दिया गया है द्विवेदी युग। तो इनमें आपको बताना है कि साकेत किस युग की रचना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग यहाँ पर जो दिया गया ये ऑप्शन आपका कैसा है? राइट है या फिर रॉन्ग है?
तो भारतेंदु युग जो दिया गया ये आपका गलत ऑप्शन है। द्विवेदी युग जो दिया गया ऑप्शन ये राइट है कि साकेत किस युग की रचना है, साकेत द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उन्माद और सेकंड ऑप्शन है चपलता। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है उत्सुकता और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कंपन। आपको बताना है कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। कंपन जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन है। उत्सुकता जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चपलता जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग है या फिर राइट है। तो कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। चपलता यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी गाइस आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा उन्माद। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, तो हास्य रस का उन्माद जो संचारी भाव दिया गया है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है। ये आपको बताना है कि जो शोक है वो किस रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट रौद्र रस का, सेकंड ऑप्शन है भीवत्व रस का, नेक्स्ट है भयानक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा करुण। शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया जाता है, आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 2 गद्यांश दिए जाएंगे उनकी व्याख्या करनी। इसके बाद इसी तरह से दे दिया जाएगा पद्यांश आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जीवन परिचय। तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए गाइस यहाँ पर उनको देख लीजिए। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके आपको जीवन परिचय याद करने हैं, उनको पहले यहाँ पर देख लीजिए। सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गाइस गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद्र। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। और गाइस इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यशपाल और 4 नंबर पर दिए गए हैं मोहन राकेश। आपको बताना है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं, यहाँ पर जो 4 नंबर पर गाइस ऑप्शन मिला है मोहन राकेश, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यशपाल, ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर गाइस कौन सा हो जाएगा, प्रेमचंद्र। हरिवंश राय बच्चन जो ऑप्शन दिया गया ये भी आपका रॉन्ग है। तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं कौन है, प्रेमचंद्र। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है उपन्यास, सेकंड ऑप्शन है कहानी, इसके बाद यहाँ पर गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है एकांकी और 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है नाटक। आपको बताना है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जो 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है नाटक, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत ऑप्शन। इसके बाद 3rd नंबर पर गाइस ऑप्शन दिया गया है एकांकी, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसके बाद 2nd नंबर पर यहाँ ऑप्शन दिया है कहानी और 1st नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है, उपन्यास। आपको बताना है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो इसकी विधा क्या है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है या फिर नाटक है। तो चलिए गाइस यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपन्यास। गुनाहों का देवता जो रचना है इसकी विधा क्या है, उपन्यास है। कहानी एकांकी नाटक नहीं है, ये एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है, तो त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट गाइस दिया गया है जैनेंद्र कुमार, नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र, इसी तरह से तीसरे नंबर पर है जयशंकर प्रसाद और 4 नंबर पर है अमृतलाल नागर। आपको बताना है त्यागपत्र के लेखक का नाम है, तो त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? जैनेंद्र कुमार जो ऑप्शन आपको मिला है ये ऑप्शन आपका राइट है या फिर रॉन्ग है? सेकंड नंबर पर है मुंशी प्रेमचंद्र, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट या फिर रॉन्ग? नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद, तो तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर ये राइट है या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। और 4 नंबर पर कौन है? अमृतलाल नागर। ध्यान रखना है कि त्यागपत्र के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे जैनेंद्र कुमार। ठीक है, त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और ये गाइस आपका इम्पोर्टेंट भी है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है अ, इसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है अनु, इसके बाद गाइस थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है अन और 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। क्या पूछा गया है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसके बाद गाइस सेकंड नंबर पर दिया गया है अनु, ये ऑप्शन कैसा होगा, राइट है या फिर रॉन्ग है? और इसी तरह से थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है अन और इसके बाद हमें 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो क्या है? अनु। यानी यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब गाइस इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्या दिया गया, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है गाइस। जिन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम बार बार रिपीट करता है, बार बार जो क्वेश्चन आज किए जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेखव ना इंटरव्यू है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद नेक्स्ट है रामविलास शर्मा, इसके बाद थर्ड नंबर पर है प्रभाकर माचवी और 4 नंबर पर हैं देवेंद्र सत्यार्थी। आपको बताना है कि चेखव ना इंटरव्यू है, तो इसके जो लेखक हैं वो क्या हैं, क्या पूछा गया? चेखव ना इंटरव्यू है। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका है राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से महाकाव्य है, ऑप्शन देख लीजिए। तो इनमें से महाकाव्य है, क्या क्या दिया गया है? पद्मावत, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पद्मावत। सेकंड ऑप्शन है श्री रामचरितमानस और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है साकेत। और गाइस इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि इनमें से महाकाव्य है, आपको बताना है इनमें से महाकाव्य कौन कौन से हैं। आपके सारे ही ऑप्शन सही हैं या फिर इनमें से एक आपका ऐसा ऑप्शन है जो महाकाव्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिला है? पद्मावत, राइट ऑप्शन होगा या फिर रॉन्ग ऑप्शन होगा आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन है रामचरितमानस, ये ऑप्शन आपका कैसा होगा, राइट है या फिर रॉन्ग है? इसके बाद नेक्स्ट है साकेत, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये सभी, यही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है कि कर्ण प्रिया के रचयिता हैं।
तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती। एंड इसके बाद गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है नरेश त्रिपाठी। और इसके बाद अगला ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि कर्णप्रिया के रचयिता हैं, तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र। ये यहाँ पर राइट है या फिर रॉन्ग है? सेकंड नंबर पर है धर्मवीर भारती। ये ऑप्शन राइट है या फिर रॉन्ग है? नेक्स्ट यहाँ पर है नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर। आपको ध्यान रखना कि कर्णप्रिया के जो रचयिता हैं वो हैं धर्मवीर भारती। कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। क्लियर? ये जो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको यहीं पर याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि नौका का पर्यायवाची है, सॉरी नौका का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है कि तरिणी, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है डोंगी, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है निम्नगा, और नेक्स्ट ऑप्शन है तरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि नौका का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या मिला है? तरिणी, रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर भी रॉन्ग है। थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है निम्नगा, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर है आदिकाल। सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है रीतकाल। एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है भक्तिकाल, और 4 नंबर पर है आधुनिक काल। आपको बताना है भूषण किस युग के कवि हैं। तो जो भूषण हैं वो किस युग के कवि हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? आदिकाल। राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है, आपको बताना है। सेकंड नंबर पर है रीतकाल। ये ऑप्शन रॉन्ग है या फिर राइट है, ये बताना है। थर्ड नंबर पर है भक्तिकाल। ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? तो गाइस रीतकाल जो ऑप्शन है यही आपका राइट है। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतकाल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन देखिए पहले। फर्स्ट है कि सरल वाक्य, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, थर्ड ऑप्शन है मिश्र वाक्य, और इसके बाद नेक्स्ट है निषेधात्मक वाक्य। क्या पूछा गया है? कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है सरल वाक्य, राइट ऑप्शन होगा। या फिर रॉन्ग ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, अगला ऑप्शन है मिश्र वाक्य, और नेक्स्ट है निषेधात्मक वाक्य। तो निषेधात्मक जो ऑप्शन मिला है यही ऑप्शन आपका राइट है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, निषेधात्मक वाक्य है। सुग, सा, गम या फिर सु, राइट ऑप्शन आपको वहां पर लिखना है। नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, द्विग समाज, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो राइट ऑप्शन सी नंबर पर पृथ्वी का। हेलो गाइस, तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। अगर आप भी इस बार क्लास 10th में हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपन्यास विधा की रचना है।
तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपन्यास विधा की रचना है, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है कि वातायन। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है जयसिंध। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है शेखर एक जीवनी। और इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है फांसी। आपको बताना है उपन्यास विधा की रचना है। तो जो उपन्यास है वो किस विधा की रचना है? वातायन जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद जयसिंध जो ऑप्शन दिया गया ये भी आपका गलत है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है फांसी, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का क्या नाम है? तो गाइस यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में है जैनेन्द्र कुमार, सेकंड है मुंशी प्रेमचंद्र, नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद और 4 नंबर पर ऑप्शन में है अमृतलाल नागर। आपको बताना है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया कि अमृतलाल नागर, ये आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसके बाद गाइस यहाँ पर 3rd नंबर पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद यहाँ पर 2nd नंबर पर ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है। तो गाइस परीक्षा गुरु है वो किस विधा की रचना है। यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि आत्मकथा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एकांकी। इसके बाद 3rd ऑप्शन है उपन्यास। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रेखा चित्र। क्या पूछा गया कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु की विधा क्या हो जाएगी? रेखा चित्र गलत ऑप्शन है, एकांकी भी आपका गलत ऑप्शन है, आत्मकथा भी यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है उपन्यास, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है मित्रता में, सेकंड ऑप्शन है अजंता में, नेक्स्ट है ममता में। और इसके बाद अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि भारतीय संस्कृति में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद से भी मार्क कर सकते हो। तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है। मित्रता में, ये आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कि अजंता में, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ममता में, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा भारतीय संस्कृति में, ठीक है। ये जो कहावत दी गई है किस पाठ में प्रयुक्त है, भारतीय संस्कृति में। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि चेकब एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेकब एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन में दिए गए हैं प्रभाकर माचवे। और 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन में है देवेंद्र सत्यार्थी। आपको बताना है चेकब एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी जो ऑप्शन मिला है ये आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद गाइस 3rd नंबर पर आपको ऑप्शन क्या दिया गया, 3rd नंबर पर ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसके बाद 2nd नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो सही ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान रखना है चेकब एक इंटरव्यू के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि इनमें से महाकाव्य है।
वही क्वेश्चन गाइस यहाँ पर रखे गए हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दिया गया पहला प्रश्न कि इनमें से महाकाव्य है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, और तीसरे नंबर पर ऑप्शन है साकेत, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है ये सभी। तो इनमें से महाकाव्य पूछा गया है, तो पद्मावत यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा या फिर रॉन्ग होगा ये आपको बताना है। सेकंड नंबर पर है श्री रामचरितमानस, ये आपका महाकाव्य है क्या है ये आपको बताना है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर है साकेत, ये आपका क्या है। और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है कि ये सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से महाकाव्य है, तो महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत है, श्री रामचरितमानस, साकेत, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका सही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ये सभी जो ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर पर, इस पर आपको मार्क करके आना है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि सारे यहाँ पर ये महाकाव्य हैं। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1940 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सन 1946 ईस्वी में। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सन 1943 ईस्वी में। और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है सन 1953 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1940 जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका गलत है। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1940 ईस्वी में नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन है 1946 में, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। 1953 जो ऑप्शन दिया गया ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, सन 1943 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, फर्स्ट ऑप्शन है कर्ता की, सेकंड ऑप्शन है कर्म की, थर्ड ऑप्शन है क्रिया की, और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है कर्ता की, ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कर्म की, और थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है क्रिया की। इनमें आपको बताना है कि इन दो में आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, क्रिया की, कर्ता की, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिला है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, कर्ता की ऑप्शन गलत है। सेकंड नंबर पर है कर्म की, ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया की, ठीक है। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है, क्रिया की, यानी तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि वाक्य में कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो वाक्य में कितने तत्व होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 2, और इसी तरह से सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 4, और इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 3, और 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 8। आपको बताना है कि वाक्य में कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पर गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन मिला है 8, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। 3 ऑप्शन दिया गया ये ऑप्शन भी गलत है। 4 ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 2। बाकी में कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। अब आपका आ जाता है गाइस खंड बा। खंड बा में पहला प्रश्न आपको दिया जाएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसे कौन कौन से आपके चैप्टर हैं गद्य में जो इम्पोर्टेंट हैं,
ठीक है, जिनसे आपका गद्यांश लिया जा सकता है। तो पहला भारतीय संस्कृति, इसके ये जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चैप्टर क्या लिखूं, इसको भी आप सही से पढ़ेंगे, इसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर है ममता, और मित्रता पार्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ममता जो यहाँ पर चैप्टर दिया गया, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो 3 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं आपके इम्पोर्टेंट है। इन चैप्टर से आपका जो गद्यांश है वो लिया जा सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सभी चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी आपको गद्यांश दिया गया है मॉडल पेपर में या फिर आपकी बुक में, जो भी इस चैप्टर से आपके जो गद्यांश दिया गया उनकी व्याख्या आपको घर पर ही करके देखनी। इसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद आपका संस्कृत में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर गाइस ये देख लीजिए कि गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनकी आपको जीवन परिचय तैयार करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट आप याद कर लेंगे रामधारी सिंह दिनकर का गद्य में। इसके बाद सेकंड आप याद करेंगे जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार कर लेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया जाता है। और कौन कौन से गद्य में लेखक आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद गाइस पद्य में देख लीजिए, यानी कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनका जीवन परिचय पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट आप तैयार कर लेंगे सूरदास का। सेकंड यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त, इनका तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत, इनका तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पर है तुलसीदास, ठीक है। तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनकी आपको तैयार करनी है, और पद्य में ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनकी आपको जीवन परिचय तैयार करनी है, ठीक है। अब इसके आगे का जो पेपर है गाइस उसको हम और पूरी कॉपी आपको दिखाई जाएगी किस तरह से लिखना है, किस तरह का आपका पेपर आता है, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस इस तरह की वहाँ पर आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए खंड बा से स्टार्ट करते हैं, यानी जो आपका पेपर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप वहाँ पर इस तरह से डालोगे खंड बा। उसके बाद आपको डालना है वर्णनात्मक प्रश्न। पर आपको गाइस ध्यान रखना है कि वर्णनात्मक प्रश्न वहाँ पर आप हेडिंग डालोगे। यहाँ पर जिस स्केच का यूज़ किया गया है इसका यूज़ वहाँ पर आप नहीं करोगे। अगर आपके पास ब्लैक है तो उसका यूज़ कीजिए। तो खंड बा इस तरह से हेडिंग डालोगे। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न और प्रश्न संख्या कितनी है वो यहाँ पर आप डालोगे। उसके जैसे आपका एक गद्यांश दे दिया जाएगा पहले, और जो आपको गद्यांश दिया जाएगा उससे रिलेटेड फिर आपके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसा कि अभी आपने पेपर में देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो आपका दिया गया है यानी 2 गद्यांश मिलेंगे जिसका सही ढंग से आपको पता है, ठीक है। जिस गद्यांश का सही ढंग से आपको पता है इसकी व्याख्या किस तरह से करेंगे, इसका संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, तो वही वहां पर आपको चूज करके लिखना है। अब यहाँ पर गाइस एक बार देख लीजिए ये आपकी कौन सी व्याख्या है, उसको यहाँ पर आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है खंड बा और वर्णनात्मक प्रश्न, तो ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश के रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं तो पूरा आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो गद्यांश आपका दिया जाएगा वहां पर, तो इसकी व्याख्या आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से ये लिखा था ऐसे आपको भी लिख कर आना है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्न संख्या 21, यानी जो पहले आपके दे दिए जाएंगे रचनाएं जो दे दी जाती हैं उनके बाद 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद 21वां क्वेश्चन आपका ये होगा। अब जैसे गाइस यहाँ पर ये दिया गया जिन हालातों में, ठीक है।
और एक और यहाँ पर दी गई, इसको देख लीजिए, काशी के उत्तर में, यानी 2 आपके गद्यांश दिए जाएंगे। जिस गद्यांश के ये रिलेटेड इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके आपको अच्छे से आंसर पता है, तो वही वहाँ पर आपको चूज करके लिखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आप गद्यांश वहाँ पर किस तरह से लिखोगे। यहाँ पर देखिए, जब कोई भी आपको अगर गाइस वहाँ पर दिया गया है तो आपको पहले इस तरह से हेडिंग डालनी है। पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि उसका आपको संदर्भ लिखना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालो, गद्यांश का संदर्भ। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता। अगर आपको सही ढंग से पता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो वहाँ पर आप एकदम हाईलाइट करके लिखोगे कि एग्जामिनर को सही ढंग से दिख जाए कि आपने जो चैप्टर का नेम है और जो उसके ऑथर आपने एकदम सही से लिखा है। ठीक है, तो यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है आगे देख लीजिए। अब इसके बाद गाइस इससे रिलेटेड दिए जाएंगे आपको वहां पर क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब गाइस इसकी आप व्याख्या किस तरह से करोगे, तो पहले यहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया गया है उसको देख लीजिए। जैसे आपको गाइस ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनके आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और जितने भी आपकी लाइन है यानी रेखांकित अंश जितना है उतने की आपको वहां पर व्याख्या करनी है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपने देख लिया। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब रेखांकित अंश की यहाँ से लेकर समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसकी आपको वहां पर व्याख्या किस तरह से करनी है। अगर गाइस अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसी तरह से जो भी आपके पेपर है सारे ही पेपर आपको इसी तरह से हल कराए जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके पेपर हैं उनके फुल सोल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। हिंदी की अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पाओगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखोगे कि समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि लोग भिन्न स्वभाव और रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु उसके पास नहीं है वह उसे पाने के लिए बाहर भटकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको व्याख्या करनी, इसी तरह से आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर आप डालोगे प्रश्न संख्या यहाँ पर फिर आपको पॉइंट 2 इस तरह से डालना है और इसमें आप लिखोगे कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर उसकी विविधता देखकर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर आपने देख लिया जो आपका गद्यांश का दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दिए जाएंगे जिसका आपको सही ढंग से पता है तो वही वहां पर आप लिख कर आओगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे दिया जाएगा, इसको देख लीजिए कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपका ये यहाँ पर दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो पूरे पेपर का यहाँ पर आपको गाइस मिलेगा फुल सॉल्यूशन, तो बस वीडियो आप एंड तक देखिए। इसमें क्वेश्चन आपके हैं कि उपर्युक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए, पुर से कौन निकली और मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ। ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपकी कॉपी और किस तरह से वहाँ पर आप आंसर लिखोगे पूरा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपको गाइस स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले इस तरह से आपको लिखना है, फिर पदांश का जो संदर्भ है वो आप वहाँ पर इस तरह से लिख कर आओगे कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। अगर आप गद्य में लिखोगे तो लेखक लिखोगे और जब पद्य का लिखोगे तो वहाँ पर आपको रचयिता या फिर कवि लिखना है। तो इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था कि पुर से कौन निकली, आप लिखोगे कि पुर से श्री राम की प्रिय सीता जी निकली। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन था कि मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ। देखिए आप लिखोगे कि मार्ग में 2 पग रखते ही
सीता जी की आंखों में आंसू आ गए, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई, उनके होंठ सूख गए। क्लियर? इस तरह से लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी होती है, और अगर आपका अनुवाद हिंदी में दिया गया है तो जो यहाँ पर ये लिखा है इसका आपको हिंदी में सिर्फ अनुवाद करना है, अपनी तरफ से यहाँ पर आपको शब्द नहीं जोड़नी। ठीक है, जो भी लिखा है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है संस्कृत में। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने पास है उसमें आपको कुछ भी ऐड करके नहीं लिखना है। व्याख्या में आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐसे इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, और इसके बाद एक और यहाँ पर आपका दिया गया होगा। ठीक है, अथवा में ये आपका दे दिया गया। तो आपको करना क्या है, जिसका आपको एकदम सही ढंग से पता है तो उसी का वहां पर आपको संदर्भ लिखना है और इसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको वहां पर संदर्भ किस तरह से लिखना है। देखिए, और यहाँ पर आप लिखोगे कि गद्यांश का संदर्भ, पहले आपको इस तरह से लिखना है, ऐसा नगरी कार्यतः, फिर आप गद्यांश का संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से वहां पर आप लिख कर आओगे। अब इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे इसका आपको करना है हिंदी में अनुवाद, तो वहां पर आप किस तरह से करोगे उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इस हिंदी में अनुवाद आप वहां पर इस तरह से करके आओगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत की केंद्र स्थली है, यहाँ संस्कृत भाषा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज, इसके बाद आप लिखोगे कि मुगल युवराज दाराशकोर ने यहाँ आकर शास्त्रों का अध्ययन किया, वह यहाँ के ज्ञान से प्रभावित हुए, उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। तो जो आपका दिया गया था यहाँ पर गद्यांश, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना, तो आप इस तरह से करोगे। गद्यांश आपने देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे आपका पद गद्य में दिया गया था, इसी तरह से संस्कृत में गद्य भाग से ये दे दिया गया है, और पद भाग से आपको श्लोक दे दिया जाएगा, और उसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। पहले उसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, और फिर यहाँ पर उसके आंसर आप देखोगे। तो देखिएगा, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो रे चातक से लेकर यहाँ तक आपको दीनम वाचा तक करना है इसका अनुवाद। अगर आपको इसका पता है तो आप इसका वहां पर करके आएंगे, अगर ये आपको पता है, जैसे दो आपको वहां पर दिए जाएंगे, जिसका सही ढंग से पता है भाई उसी का आप वहां पर करके आए। तो देख लीजिए किस तरह से आपको इसका वो लिखना है संदर्भ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है, और हिंदी में अनुवाद आप करेंगे, अरे चातक सावधान मित्र, जरा क्षण भर, देखिए इसके आगे आप लिखोगे कि जरा क्षण भर ध्यान से सुनो, आकाश में अनेक बादल हैं परंतु सब एक जैसे नहीं हैं, कुछ तो बरसकर पृथ्वी को गीला कर जाते हैं परंतु कुछ तो व्यर्थ में गरजते हैं, तुम जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। तो इस तरह से आपको उसका हिंदी अनुवाद करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये दिया जाएगा कि राम का चरित्र चित्रण। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन देखना है तो एक बार यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहां पर इस तरह से दिया जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको अपने शब्दों में उत्तर वहां पर लिखना है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। देखिए गाइस, इस तरह से आपके वहां पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर कौन सा लिखना है,
यहाँ पर ये जो आपको दिया गया ये आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं। तो देख लीजिए गाइज वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। आप हेडिंग डालोगे राम का चरित्र चित्रण। यहाँ पर राम का चरित्र चित्रण लिखकर दिखाया गया है, तो आप लिखोगे कि आदर्श महापुरुष, फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे और इसमें लिखोगे कि राम एक आदर्श महापुरुष हैं। वह अपने अयोध्या वासियों की सेवा व रक्षा तन व मन से करते हैं। उनका चरित्र आदर्श है। वह अयोध्या की आदर्श है। वह सभी की समान रूप से सेवा व रक्षा करते हैं। सभी उन्हें अयोध्या की शान कहकर बुलाते हैं। तो फर्स्ट इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद सेकंड हेडिंग आप डालोगे त्यागी व बलिदानी, और फिर इसमें आप लिखोगे कि राम ने त्याग व बलिदान की भावना, राम में त्याग व बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी है। वह अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास गए और वहां योगी का जीवन यापन किया। वह वनवासियों की रक्षा के लिए बन गए। उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। तो त्यागी व बलिदानी राम जी का इस तरह से आप लिखोगे। और नेक्स्ट हेडिंग डालोगे निर्लोभी। राम जी कैसे थे? निर्लोभी भी थे, कोई लोभ नहीं था। इसमें आप लिखोगे कि राम में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। वह पिता की मृत्यु के बाद अयोध्या पर राज कर सकते थे, परंतु उन्होंने राजगद्दी का लोभ ना दिखाते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे मातृ प्रेमी, और इसमें आपको लिखना है कि राम अपनी माताओं तथा भाइयों से अगाध प्रेम करते थे। वह भरत को राजगद्दी संभालने को कह रहे थे। भरत भाई के प्रति प्रेम दिखाकर बोले, फिर यहाँ पर आपको देखिए ब्लैक पेन से लिखना है, प्रेम दिखाते हुए बोले, भाई जो भी कहो वही मैं आज करूँगा, तुम कह दो तो अयर सिंधु में कूद पड़ूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है भरत का कैकेयी संवाद, और इसमें आप लिखोगे, आप पेपर को देख लीजिए, उसी का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है। बार बार क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखाए जा रहे, आप उसको देख लीजिए, उस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन मिल रहा है। इसी तरह से जो भी पेपर है सारे पेपर के आपको फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। और कैकेयी का भरत कैकेयी संवाद में आप लिखोगे कि कैकेयी अपने भवन में चुपचाप बैठी थी। भरत को देखकर उसने भरत को गले से लगा लिया। भरत ने पिता तथा भाइयों की अनुपस्थिति का कारण पूछा। कैकेयी ने रोते हुए स्वर में राम लक्ष्मण के वनगमन तथा पिता की मृत्यु का संवाद सुनाया। यह सुनकर भरत जमीन पर गिर पड़े। और फिर आप लिखोगे कि चेतना लौटने पर कैकेयी ने उन्हें समझाया कि राम वन में रहने वालों की रक्षा करने के लिए वन में गए हैं। पिता इस बात को सहन ना कर सके और अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने कहा कि सभी मुझे दोषी ठहराएंगे, मैं माताओं को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। सभी यही सोचेंगे कि भरत को राजगद्दी की लालसा होगी। भरत ने अपनी माता से कहा, मांग अवध का राज किया, अपने मन भाया, किंतु भरत के राज तिलक का भाल अयस का तिलक लगाया। और फिर आप लिखोगे कि कैकेयी कहती है कि मैंने जो भी किया जन सेवा के लिए ही किया, चाहे मुझे सब दोषी ठहराए, परंतु मैंने सब कुछ अयोध्या वासियों तथा वनवासियों की रक्षा के लिए ही किया। और इसके बाद आप लिखोगे, चाहे मुझे भरत गलत ठहराए, परंतु मैं अपने सभी पुत्रों को समान मानती हूँ। मैंने इसलिए राम को वन में भेजा क्योंकि वह धनुष विद्या में निपुण है और वन में जाकर राक्षसों का विनाश करेंगे। कैकेयी कहती है, ममता तजकर मैंने पत्थर किया कलेजा, जन सेवा के लिए राम को वन भेजा। अब इसके बाद आगे का पेपर देख लीजिए। इसके बाद वहां पर आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, एक बार यहाँ पर गाइस देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 25। अब यहाँ पर देखिए 26 क्वेश्चन से अब यहाँ पर देखिए आप इस तरह से डालोगे प्रश्न संख्या
26। और इसमें देखिए जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का दिया गया है। और ऐसे कौन कौन से, एक बार देख लीजिए, ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके आपको जीवन परिचय तैयार करनी है। तो एक बार गाइस देख लीजिए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब पद्य में भी यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। और जो आपकी रचनाएं हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, बस वीडियो आपको पूरा देखना है। इसके आगे का पेपर देखिए, आप वहां पर लिखोगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1886 में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है सेम आपको इसी तरह से वहां पर लिखना है। और साइड में ब्रैकेट बनाकर आप लिखोगे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ था 1886 ईस्वी में, जन्म स्थान क्या है वाराणसी, पिता श्री देवी प्रसाद, मृत्यु कब हुई थी 1937 ईस्वी में काशी में। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप वहां पर किस तरह से लिखोगे उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए गाइस इस तरह से लिखना है कि पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनकी माता बड़ी धार्मिक प्रभाव की थी, अतः धार्मिक वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। ठीक है, धार्मिक वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान किया। इनकी कविता में 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाश में आ गई थी। जीवन की विषम परिस्थितियों से भी उन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया, जिस कारण क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में काशी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर आप लिख कर आओगे इनका जो जीवन परिचय है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कृतियां। इसमें आप लिखोगे कामायनी, आंसू झरना आदि। इसके बाद प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट आपको दिया जाएगा 26 का, खा 26 का आपने देख लिया। और देखिए इधर आप लिखोगे जीवन परिचय बिहारी लाल का। अभी आपने देख ली कौन कौन से ऐसे कवि हैं पद्य में जिनके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं, वो आप गाइस देख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिहारी लाल जी का बताया गया है। पहले आप एक ब्रैकेट बनाओगे और उसमें क्या क्या लिखना है। नाम क्या है बिहारी लाल, जन्म जन्म कब हुआ 1603 ईस्वी, जन्म स्थान ग्वालियर, भाषा ब्रज भाषा, रचनाएं बिहारी सतसई, मृत्यु कब हुई थी 1663 ईस्वी। अब यहाँ पर गाइस देखिए, अब इनका आप जीवन परिचय किस तरह से लिखोगे। आप लिखोगे बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बउआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। ये मथुरा के चौबे थे। ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे। इसके बाद ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर थोड़ा इस तरह से लिखना है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तनुराई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। ठीक है, और फिर आप लिखोगे कि ससुराल से अपमानित होकर ये जयपुर नरेश, फिर इसके आगे आप लिखोगे, देखिए आप लिखोगे कि जयपुर नरेश राजा जय सिंह के दरबार में चले गए, जहां इन्हें बहुत सम्मान मिला। राजा अपनी पत्नी के मुंह में लगे रहते, राजकाज पर कोई ध्यान नहीं देते थे। राजा को दूसरे बाहर निकालने के लिए बिहारी ने निम्न दोहा लिखा। और इसमें आप लिखोगे नाही परागु नाही मधुर, मधु नाही विकास हिंकाल, अली कली ही सी विधयो आगे कौन हवाल। और इसके बाद आपको लिखना है कि राजा इससे बड़े प्रभावित हुए तथा अपनी भूल स्वीकारते हुए राज्य की तरफ ध्यान दिया। कहा जाता है कि राजा इनके दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। इनका निधन 1663 ईस्वी में हो गया। कृतियां आप लिखोगे इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया जाता है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको 2 श्लोक गैस याद कर लेना, जो प्रश्न पत्र में दिया गया है वो वहाँ पर आपको नहीं लिखना है। तो श्लोक यहाँ पर आप देख लीजिए कि बंधम मरियम बाद जियो बाप पराजया अभयंत्र सबो वीर वीर भाव ही वीरता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन आपसे आएगा कि जैसे इस तरह से दे दिया जाएगा, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा इस तरह से दे दिया जाएगा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देख लीजिए, दिया गया है प्रार्थना पत्र। आप इस तरह से लिखोगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी शारदा वीरेंद्र, जो भी आपके स्कूल का नेम है उसको डालिए। उसके बाद विषय देखिए इस तरह से लिखोगे, और इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे आप लिखोगे, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरे भाई का विवाह 24 अक्टूबर, और जो भी आपको यहाँ पर डालनी है, को होना तय हुआ। मंगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। कृपया आप मुझे, और जो भी आपको डेट डालनी है, प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, और आप इधर दिनांक डाल दीजिए, और जो भी आपका नेम है वो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है, दिया जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में लिखिए। आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे अस्माकं संस्कृतः का नियमा, कूपा किमर्थ दुखम अनुभवति। ठीक है, और इसी तरह से श्वेत केतु का आसीत, तो यहाँ पर आंसर है कि श्वेत केतु आरूढ़ आसीत। नेक्स्ट है कि मित्र दर्शनेन किम वर्तते, तो मित्र दर्शनेन अल्लाहदा वर्तते। तो इस तरह से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या वहां पर है और आंसर क्या दिया गया, तो देख लीजिए, ये है आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध जैसे पर्यावरण सुरक्षा, अनुशासन की समस्या, देश प्रेम, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, नई राष्ट्रीय नीति। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देख लीजिए आप, प्रश्न संख्या 30 पर्यावरण सुरक्षा पर लिखा गया है। तो आप लिखोगे पर्यावरण 2 शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको आप यहीं पर याद कर लीजिए। ठीक है, क्या है पर्यावरण की, पर्यावरण 2 शब्दों पर्यावरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। और नेक्स्ट प्रस्तावना, इसमें आप लिखोगे हमारे चारों ओर वायुमंडल में गैसें एक विशेष अनुपात में रहती हैं। यही गैसें यदि दूषित हो जाएं तो इन गैसों का अनुपात कम ज्यादा हो तो पर्यावरण, देखिए, तो पर्यावरण दूषित हो जाता है, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण यदि दूषित हो जाता है तो इसे पर्यावरण प्रदूषित होना कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट हेडिंग आपको डाली है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद गाइस आप लिखोगे पर्यावरण में गैसें एक विशेष अनुपात में रहती हैं। यदि इनके अनुपात में कम ज्यादा होती है तो वायु प्रदूषित होती है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण दूषित होता है। वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है तथा हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे जल प्रदूषण। हमारे वातावरण में एक मुख्य घटक जल भी है। जल हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है। यदि जल है तो फल है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको वहां पर क्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉपी ये है आपकी, और इसके आगे आपको वहां पर क्या लिखना है उसको देख लीजिए। तो गाइस, जितनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार अपने सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि पूरे पेपर का आपको फुल सोल्यूशन मिला। जो रचनाएं आपकी रह गई हैं तो रचनाएं अभी आपको बता दी जाएंगी, उनके साथ में आपको आंसर भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे आप वहां पर किस तरह से लिखोगे उसको यहाँ पर देख लीजिए।
तो गाइस रचनाएं आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको, जैसे मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। ऑप्शन मिलेंगे जीवन एक औषध, जीवन का अमृत, जीवन का आधार, पैरों में बंदी चक्की। तो राइट ऑप्शन आप वहाँ पर लिखोगे जीवन की एक औषध। अभी आगे का पेपर यहाँ पर देखेंगे। और जैसे इसको तैयार कर लीजिए, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। ऑप्शन मिलेंगे कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध। तो नाटक सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए इसको देख लीजिए। आप लिखोगे हमें सदैव जल को स्वच्छ रखना चाहिए, नदियों तालाबों में कचरे को नहीं डालना चाहिए, इससे जल प्रदूषित होता है। अनेक कारखानों में उपयोग न करने वाली विषैली वस्तुएं तालाबों में डाल दी जाती हैं। अनेक प्रकार की गंदगी तालाबों नदियों में फैलाते हैं। यदि हम तालाबों नदियों में गंदगी फैलाएंगे तो हमें बीमारियां होंगी। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो चलिए इसके आगे का पेपर वहां पर आप क्या लिख के आओगे, चलिए उसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण जाए तो अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और फिर आप लिखोगे कि कारों व ट्रकों की आवाज़ देने वाले यंत्र से अनेक बीमारियां फैलती हैं। यदि इनकी आवाज़ कानों में पड़ती है तो हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। और उपसंहार में आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे कि यदि हमें अपने वातावरण की सुरक्षा करनी है तो विभिन्न प्रदूषणों को रोकना होगा, आसपास की गंदगी को साफ करना होगा, जल को सुरक्षित रखना होगा, कूड़े को ढककर रखें, नालियों को साफ रखें, खाना हाथ धोकर खाएं, अधिक वृक्ष लगाएं। और इसके बाद आप लिखोगे बाहर निकले तो मुख को ढककर निकले, तालाबों नदियों में कचरा ना फैलाएं, ध्वनि प्रदूषण को कम करें आदि। तो उपसंहार में आप ये लिखोगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये आपकी यहाँ पर थी फर्स्ट कॉपी, ठीक है, खंड बा। और इसके बाद ये थी आपकी सेकंड कॉपी, और ये यहाँ पर थी आपकी गाइस थर्ड कॉपी, ठीक है। अब जो आपकी रचनाएं दी जाती हैं, ठीक है, तो रचनाएं आपकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो रचनाओं की गाइस 2-3 वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ कि निम्नलिखित में से जीवनी है। ऑप्शन देख लीजिए, निम्नलिखित में से जीवनी है। फर्स्ट ऑप्शन मिला है बसेरे से दूर, सेकंड ऑप्शन में है अनाम दास का पोथा, एंड थर्ड ऑप्शन में है कलम का सिपाही, और 4 नंबर पर ऑप्शन में दिया गया है शाश्वती। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। अगर गाइस आप इस बार क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो यहाँ पर गाइस जो 3rd नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है कलम का सिपाही, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। कलम का सिपाही, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जीवनी है और ये ऑप्शन आपको मिलता है, तो कलम का सिपाही जो ऑप्शन दिया जाएगा वही ऑप्शन आपका होगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, इसके बाद नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र, और थर्ड ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद 4 नंबर पर हैं अमृतलाल नागर। आपको बताना है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर देखिए गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है अमृतलाल नागर, ये आपका गलत ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद भी आपका रॉन्ग है, मुंशी प्रेमचंद्र भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो राइट कौन है, जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक का नाम, तो त्याग पत्र के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, और यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी, एंड गाइस सेकंड ऑप्शन है उपन्यास, इसके बाद 3rd नंबर पर ऑप्शन है नाटक,
एंड इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है निबंध। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर गाइस निबंध जो आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नंबर पर है कहानी, ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर है उपन्यास और थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है नाटक। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। चंद्रगुप्त की जो विधा है वो हो जाएगी नाटक। ना ये कहानी है, ना उपन्यास है, ना निबंध है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है? और ऑप्शन आपको गाइस इस तरह से दे दिए जाएंगे, मित्रता में, सेकंड ऑप्शन है अजंता में, थर्ड ऑप्शन है ममता में और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है भारतीय संस्कृति में। तो आपको वहाँ पर बताना है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है? तो मित्रता में ये ऑप्शन आपका गलत है। अजंता में ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन मिला है कि ममता में और लास्ट में है भारतीय संस्कृति में। तो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संस्कृति में। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, तो कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है? भारतीय संस्कृति में। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसने कहा था एंड सेकंड ऑप्शन है कि ढुलाए वाली और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 11 वर्ष का समय और इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इंदुमती। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी इनमें से कौन सी है? उसने कहा था, सेकंड ऑप्शन ढुलाए वाली, नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय और नेक्स्ट है इंदुमती। तो आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह से ऑप्शन आती है और क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी इनमें से कौन सी है, तो 11 वर्ष का वनवास यानी थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गंगा लहरी, सेकंड ऑप्शन है सतसई, थर्ड ऑप्शन है और रश्मि मासा एंड नेक्स्ट है वैदेही बनवास। और ये क्वेश्चन भी आपका गाइस कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो वैदेही बनवास जो ऑप्शन मिला है आपका गलत ऑप्शन है। रश्मि मासा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर मिला है गंगा लहरी और सेकंड नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है सतसई। तो गाइस आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है तो वो है सतसई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस दिया गया है कि वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। आल्हा खंड, सेकंड है पृथ्वीराज रासो, थर्ड है जयचंद्र प्रकाश और नेक्स्ट है विजयपाल रासो। तो वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन गाइस क्या मिला है? आल्हा खंड। ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है पृथ्वीराज रासो। ये ऑप्शन आपका कैसा होगा, राइट है या फिर रॉन्ग है? थर्ड नंबर पर है जयचंद्र प्रकाश और नेक्स्ट है विजयपाल रासो। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आल्हा खंड वीरगत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
थर्ड ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त एंड 4 नंबर पर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अगे। तो क्या पूछा गया है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पर रॉन्ग है या फिर राइट है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त और नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं अगे। तो आप ध्यान रखना, अगर इस तरह से पूछा जाए राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ तो यहाँ पर राइट ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कर्णप्रिया के रचयिता हैं। कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र और थर्ड ऑप्शन है नरेश मेहता, नेक्स्ट है गिरिजा कुमार। तो कर्णप्रिया के रचयिता हैं, तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन में भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। और थर्ड नंबर पर है नरेश मेहता, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? आपको ध्यान रखना है कि कर्णप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती कर्णप्रिया के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्याम पांडे किस रस के कवि थे? श्याम पांडे किस रस के कवि थे? फर्स्ट यहाँ पर है करुण रस, सेकंड है वीर रस के, नेक्स्ट है वत्सल रस और यहाँ पर 4 नंबर पर है हास्य रस। तो श्याम पांडे किस रस के कवि थे? करुण रस यहाँ पर जो गाइस ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। ठीक है, और 4 नंबर पर दिया गया है कि हास्य रस, तो श्याम पांडे हास्य रस के कवि नहीं थे। थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है वत्सल रस और सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है वीर रस के। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वीर रस के। ध्यान रखना कि श्याम पांडे वीर रस के कवि थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर का तत्सम है। तो सिर का तत्सम क्या है? ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट यहाँ पर है शिरा, सेकंड ऑप्शन है शीर्ष, नेक्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क और इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सिर। तो सिर का तत्सम क्या है? सिर है, मस्तिष्क है, शीर्ष है या फिर शिरा है? तो सिर का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? चलिए उसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में जो आपका राइट ऑप्शन है तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सिर। सिर का तत्सम क्या हो जाएगा? सिर। शिरा, शीर्ष, मस्तिष्क ये जो ऑप्शन है रॉन्ग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, इसी तरह से आपकी गाइस रचनाएं 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक अथवा में दिया जाएगा और वो किसी भी चैप्टर से आपका लिया जा सकता है। तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं गद्य में उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर गाइस एक ये दिया गया, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया गद्यांश को एक बार पढ़िए कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ जुटता है, निर्मल बलि का और धीर उत्साही का। जैसे ये आपको गद्यांश दे दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और सेकंड क्या दिया गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है। ठीक है, तो जितने में आपकी ये रेखा खींची है उसी की आपको वहाँ पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या।
पहला प्रश्न आपका समय यही आएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो आपको ये गद्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप किस तरह से लिखोगे अभी आपको बताया जाएगा। ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो जब आप उसमें संदर्भ लिखोगे उसमें चैप्टर का नेम और लिखा किसने ऑथर का नेम वहाँ पर आपको लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद गाइस नीचे 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन इस गद्यांश से रिलेटेड दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो ये जो आपको गद्यांश दिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर आपको देनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस चैप्टर से ये आपका गद्यांश यहाँ पर रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था कि इसका आपको लिखना है संदर्भ। किस तरह से लिखोगी, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप लिखोगी। और सेकेंड क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या। थर्ड क्वेश्चन एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होती है। तो पहले प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश अगर पद का दिया गया तो यहाँ पर आप लिखोगे पद्यांश, ठीक है, जब पद का आप संदर्भ लिखोगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहाँ पर आपको गाइस बता दिया गया है कि जो मित्रता आपका चैप्टर है, आपने जो गद्यांश पढ़ा आपको समझ आ गया होगा कि मित्रता चैप्टर से ये लिया गया है यानी उद्धृत, और इसके लेखक कौन है, मित्रता पाठ उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से वहाँ पर आप संदर्भ लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लिखोगी कि समाज में ऐसी जो जितने में रेखा थी उसी की आपको व्याख्या करनी है। आप लिखोगे समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी मित्रता का हाथ। ये देख लीजिए रेखांकित अंश की रेखांकित अंश जो है उसी की व्याख्या यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। तो किस तरह से आप लिखोगे समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर गाइस देख लीजिए, आप लिखोगे कि समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि लोग भिन्न स्वभाव और रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो पाती उसकी पूर्ति के लिए बाहर भटकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था उसका आंसर लिखोगे व्यक्ति एक दूसरे की ओर उसकी विविधता देखकर आकर्षित होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गद्यांश तो जो आपको दिया जाएगा वो किसी भी चैप्टर से लिया जा सकता है। जैसे ये आपका लिया गया मित्रता चैप्टर से। अब जो आपका ममता चैप्टर है, भारतीय संस्कृत जो चैप्टर है, अजंता जो चैप्टर है, किसी से भी आपका लिया जा सकता है। पहला आपको वहाँ पर गद्यांश वो संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ आप इसी तरह से लिखोगी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड की। अब ये लिया गया था मित्रता चैप्टर से, तो आपने लिखा मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। मान लीजिए अगर आपका लिया जाता है भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है, तो आप लिखोगे गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके जो लेखक है वो आपको लिख देनी है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर आप जो संदर्भ है लिख कर आओगी। और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और आते हैं उनको लिखना है। अब जैसे गाइस गद्य में देखा उसी तरह से पद्य में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से आपको गद्यांश 2 दिए जाएंगे उसी तरह से पद्य भाग जो आपका है हिंदी में उसमें से आपको 2 पद्यांश दे दिए जाएंगे किसी भी चैप्टर से, ठीक है। फिर उनका आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और उसके बाद उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन दिया जाता है। एंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया जाता है, आपको एक दे दिया जाएगा जो आपका संस्कृत है। संस्कृत में गद्य भाग से एक आपको वहाँ पर रख दिया जाएगा गद्यांश और फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस ये देख लीजिए गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे आज किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट आपको तैयार कर लेना है, आप जीवन परिचय तैयार कर लेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट किनका याद करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का। इसके बाद सेकंड आप तैयार कर लेंगे जयशंकर प्रसाद का।
ठीक है। सेकंड आपको तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद का, और इसके बाद एंड में आप तैयार कर लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो गद्य में इन लेखक के आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। इसके बाद गाइस यहाँ पर अभी आपको बताए जाएंगे कि पद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पर देख लीजिए पद्य में ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनका आपको जीवन परिचय तैयार करना है। फर्स्ट आप तैयार कर लेंगे सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। और इसके बाद गाइस सेकंड आपके कौन से कवि हैं, सेकंड आप तैयार कर लेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, इनका पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फर्स्ट सूर्यदास जी का, सेकंड गोस्वामी तुलसीदास जी का आप तैयार कर लीजिए। और थर्ड आप तैयार कर लेंगे सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनका आपको तैयार करना है, पद्य में ऐसे कौन कौन से आपके कवि हैं जिनके आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं, उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद कुछ और भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिए जाते हैं तो उनको भी यहाँ पर गाइस देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गद्य और पद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक और कवि हैं जिनके आपको जीवन परिचय तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो निबंध आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। फर्स्ट आप तैयार कर लेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान। सेकंड आप तैयार कर लेंगे जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण। और इसके बाद थर्ड आप तैयार कर लेंगे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है राष्ट्रीय एकता। और हिंदी का पेपर गाइस थोड़ा फास्ट आप वहाँ पर लेकर आएंगे क्योंकि निबंध कई सारे स्टूडेंट्स के निबंध छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपको सही से पेपर देना है। तो कौन कौन से निबंध इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सेकंड जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, नेक्स्ट पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, और एंड में आप तैयार कर लेंगे राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।